चलो दोस्तों, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे रिजल्ट्स जनवरी के महीने में आने वाले हैं और अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हमने प्रीव्यू करना शुरू कर दिया है। और आज हम इंफोसिस, आईटी मेजर लार्ज कैप कंपनी इंफोसिस का हम रिव्यू करेंगे। और जनवरी 11 नोट करके रखिएगा, नया साल रहेगा और पहले कुछ रिजल्ट्स में से एक इंफोसिस का रिजल्ट जनवरी 11 को आने वाला है। दोस्तों, अब जो पहली चीज जो डिस्कस करेंगे वो है डिविडेंड। तो क्या डिविडेंड आ रहा है? मेरा जवाब आपको थोड़ा मायूस कर सकता है कि डिविडेंड क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में नहीं आ रहा है। क्या यह सरप्राइजिंग है? नहीं, सरप्राइजिंग भी नहीं है, क्योंकि इंफोसिस की हिस्ट्री रही है साल में 2 बार डिविडेंड आता है। एक डिविडेंड क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बाद, जो कि अभी बहुत रिसेंट में आया था अक्टूबर के महीने में 18 रुपीज का डिविडेंड, और जो दूसरा डिविडेंड आता है क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट जनरली अप्रैल में आते हैं, फिर मई या जून के महीने में उनकी रिकॉर्ड डेट आ जाती है। अब जैसे लास्ट ईयर भी आप देखेंगे, जैसे 2022 के समय में 16 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड आया था, फिर जून के महीने में एक्स डेट आई थी और 1750, तो टोटल 34 रुपीज का डिविडेंड था। उससे एक साल पहले 31 का डिविडेंड है, तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। अब क्वार्टर 4 में देखते हैं, जब अप्रैल के महीने में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस समय में क्या कुछ डिविडेंड पर न्यूज आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए, इंफोसिस की हम अप्रैल के महीने की बात करते हैं, जब उनके फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट्स आए थे। अब जब रिजल्ट्स आए थे तो इन्होंने, अभी जो साल चल रहा है, तो उन्होंने इस साल का गाइडेंस दिया था और कहा था कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 4 से 7% होने वाला है और जो मार्जिन है 20 से 22% होने वाले हैं। ठीक है, ये कब कहा था? अप्रैल 2023 में कहा था, पूरे साल के लिए, पूरे 12 महीने के फाइनेंशियल ईयर के लिए। अभी बहुत रिसेंट में अक्टूबर के रिजल्ट आए, मतलब सितंबर एंड जब हुआ तो अक्टूबर में रिजल्ट आए, तो उन्होंने अपने गाइडेंस को, ये देखिए, नीचे किया 1 से 2.5%। इनफैक्ट क्वार्टर 1 के रिजल्ट में भी नीचे किया था, क्वार्टर 2 में भी उन्होंने नीचे किया। जैसे अप्रैल में वो ऐसा सोच रहे थे कि मैक्सिमम में हम 7.5% ग्रो कर सकते हैं, अब यहां क्या वो बोल रहे हैं, मैक्सिमम में भी हम 2.5% ग्रो कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि सोच लीजिए, लास्ट ईयर कंपनी ने 100 रुपीज का रेवेन्यू किया था, तो अब कंपनी क्या बोल रही है कि हम 100 से 2.5% ज्यादा, मतलब 102.5 का हम रेवेन्यू करेंगे। और उन्होंने अपना जो गाइडेंस है उसको डाउनग्रेड किया, क्योंकि अगेन किसी भी कंपनी को हम जब एनालिसिस करते हैं तो ये चीज देखना या सुनना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि कंपनियों का रेवेन्यू ग्रोथ, गाइडेंस, मार्जिन सब कुछ बढ़ता रहे, लेकिन वो इंफोसिस के केस में हो नहीं रहा है। थोड़ा डीप में जाते हैं, एक स्टेप और थोड़ा सा हम प्रूव करते हैं। तो हुआ क्या है, मैक्सिमम बिजनेस जो है इन दोनों ज्योग्राफी से आती है, मतलब यूरोप से आता है और नॉर्थ अमेरिका से आता है। मतलब 100 रुपया अगर इंफोसिस कमाती है तो 87 रुपीज उनका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब आईटी सेक्टर में इन दोनों ज्योग्राफीज में इंपैक्ट पड़ा है, और ये ऐसा नहीं है सिर्फ इंफोसिस में है, HCL हो या TCS या फिर कोई मिड कैप कंपनी, या इनफैक्ट बाहर की भी कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां हैं, सब में इंपैक्ट हुआ है। क्योंकि इन दोनों ज्योग्राफीज में, चूंकि इंटरेस्ट रेट भी फेड ने बढ़ाए थे, बहुत सारे कारण रहे हैं जिसके कारण से स्लो डाउन यहां पर हुआ है। ठीक है, तो ये आईटी सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन है, इंपैक्ट इंफोसिस को भी पड़ा और परफॉर्मेंस उनका कम हुआ। अब परफॉर्मेंस क्यों कम हुआ? देखिए, सोचिए कोई एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट सोच लीजिए वो यूएसए में है। अब फेड ने चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हुए हैं, तो उनको भी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उनको भी थोड़ा महंगा हो गया है। अब वो क्या करेंगे, पूरे बिजनेस को देखेंगे और वो देखेंगे कि हमारा बिजनेस अभी ग्रो तो हमको करना है, लेकिन हमको बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। तो उनके जो भी भविष्य में खर्चे करने के प्लान थे वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। कोई भी यूएस का कोई क्लाइंट है। अब आईटी क्या होता है, एक डिस्क्रिशनरी खर्चा होता है। डिस्क्रिशनरी मतलब कि ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है किसी कंपनी के लिए, उनको ग्रो करना है तो आईटी की जरूरत है, लेकिन वो 3 महीना या 6 महीना डिले भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ खर्चे बिल्कुल जरूरी होते हैं। सोच लीजिए कोई रेगुलेटरी रूल आ गया तो किसी भी कंपनी को मानना ही है, लेकिन आईटी खर्चा, सोच लीजिए आप यूएस के कोई बैंक है, तो आप कहेंगे कि ठीक है, मेरे आईटी सिस्टम तो चल रहा है ना, मैं इसको अपग्रेड करूंगा, वो तो करना ही है, लेकिन शायद मैं 3 महीने के बाद नहीं, मैं 9 महीने के बाद करूंगा या 1 साल के बाद करूंगा। तो इससे क्या हुआ, डिमांड जो है वो थोड़ा डाउन हो गई और जो बड़ी डील्स जो है वो थोड़ा पाइपलाइन में ही रह गई। और कन्वर्जन करने में, कि इंफोसिस ने सोचा होगा कि चलिए एक बड़ी डील है, हम इसको 3 महीने में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन 3 महीना नहीं, थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है। जस्ट मैं कुछ एग्जांपल्स, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बता रहा हूं। तो ये सब चीजों के कारण से बिजनेस में इंपैक्ट पड़ गया। अब बात करेंगे वैल्यूएशंस की, लेकिन आप और ज्यादा लर्निंग चाहते हैं, बिजनेस को समझना चाहते हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3700 से बड़ी की कम्युनिटी है। पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट पोर्टफोलियो, बिजनेस एनालिसिस पर फोकस होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक को दिया हुआ है दोस्तों। अब देखिए, कंपनी का पी रेशियो क्या है, 26.1। ठीक है, ये नंबर बस ध्यान में रखिए। अब एनालिसिस करते हैं। ये देखिए, ये है लास्ट 1 ईयर में स्टॉक का परफॉर्मेंस। अभी कितना है, देखिए 1500, 61, 62 के आसपास में शेयर प्राइस है। ठीक है, अब ये पूरे जो साल में, ये देखिए, ये फरवरी का ही समय देखिए, यही प्राइस था, 1500, 61, 62 का ही प्राइस था। मतलब आप ऐसा मानिए फरवरी 22 और बिल्कुल दिसंबर एंड में सेम प्राइस है।
अब इंटरेस्टिंग क्या होता है, ये पी रेशियो है। अभी दिसंबर में कितना पी रेशियो दिखा रहा है, ये देखिए कितना 26.1, 26 ले लीजिए सिंपल कैलकुलेशन के लिए। फरवरी में सेम प्राइस था, ठीक है, 1561 हमने देखा था। फरवरी 22 देखते हैं उस समय में क्या था, ये 1 ईयर का डेटा ले लेते हैं। फरवरी 22 सेम प्राइस, पी रेशियो देखिए ज्यादा है, 27.8 है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय गया, कुछ कुछ रिजल्ट्स आए इन्फोसिस के, शेयर प्राइस सेम है, मार्केट कैप सेम है, फरवरी हो या दिसंबर, लेकिन जो अर्निंग है ये क्या होता है, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। प्राइस मतलब जो मार्केट कैप है उसको डिवाइड करते हैं नेट प्रॉफिट के साथ, तो नेट प्रॉफिट उनका बढ़ा है, उसके कारण से पी रेशियो कम हुआ है, 26 हो गया है। अगर प्रॉफिट और ज्यादा हुआ होता और यही सोच लीजिए 1562 का ही प्राइस रहता, तो पी रेशियो और कम हो सकता था, 22, 23। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस करिएगा या फिर नो करिएगा, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। अब पी रेशियो हिस्टोरिकली क्या रहा है इन्फोसिस का, ये देखिए 20.5 रहा है। मतलब कंपनी समझ लीजिए 1 रुपीज, 1 रुपया का प्रॉफिट कर रही है, तो मार्केट कहती है कि हम आपको 21 टाइम्स का वैल्यूएशन देंगे। अभी आपको कितना दिखाई दे रहा है, 25, 26, तो एक नजर में आपको क्या लगेगा कि नहीं, कंपनी महंगी में मिल रही है। लेकिन एक और थॉट प्रोसेस है, ठीक है, डेटा होता है एक, एनालिसिस उसकी अनेक होती है। एक और थॉट प्रोसेस क्या है कि ठीक है, अगर कंपनी प्रॉफिट के रास्ते में फिर से जाता है और सोच लीजिए शेयर प्राइस यही रहे और प्रॉफिट उनके बढ़ना शुरू हो जाते हैं, अब Q3 के रिजल्ट में हमको कुछ हिंट मिलेगा, तो फिर क्या होगा कि जो पी रेशियो है और कम हो सकता है। मतलब पहले सोच लीजिए कंपनी, जस्ट सिंपल एग्जांपल, 100 रुपीज का उनका मार्केट कैप था और सोच लीजिए उनका 5 रुपीज का प्रॉफिट होता था, तो 100/5, 20 का पी रेशियो। अब वही कंपनी सोच लीजिए 100 रुपीज ही शेयर प्राइस रहा, लेकिन 100/8, प्रॉफिट 5 से 8 हुआ नफा, तो कितना हो गया उनका पी रेशियो, 12.5, कम हो गया। तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज जनरली बनती है, ये इन्फोसिस नहीं, ये मैं आपको ओवरऑल लर्निंग के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल लेवल से ये महंगा है, नो डाउट, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है, बड़े प्रॉफिट्स की। तो बड़े प्रॉफिट्स आए वो ज्यादा जरूरी है इन्फोसिस के केस में, और वो कब आएंगे, जो फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, हाईटेक, जो कि लगभग आधा बिजनेस लाता है इन्फोसिस के लिए, वहां पर ग्रोथ शुरू हो। मतलब सोच लीजिए यूएस की कोई कम्युनिकेशन कंपनी है या यूरोप की कोई बैंक है, बड़ा प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाए, तो फिर इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। अब Q1 से Q2 2.3% का ग्रोथ था इन्फोसिस के केस में। अब किसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, Q3, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का परफॉर्मेंस के। तो Q2 से Q3 क्या ग्रोथ रहता है, जैसे 2.3 तो हमको पता चल गया, 1 से 2 है, अब 2 से 3 अगर थोड़ा ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू ग्रोथ, तो एटलीस्ट इतना पता चल सकता है कि हाँ, मैक्रो चैलेंजेस हैं, तकलीफें हैं, लेकिन चीजें और अच्छी हो सकती है। बाकी मार्जिन 21.2%, मार्जिन को जल्दी हम ले लेते हैं। रेवेन्यू कंपनी ने जो किया उससे जो भी उनके खर्चे हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, और नेट कंपनी ने कितना कमाया, ऑपरेटिंग मार्जिन होता है। मतलब यहाँ 21.2% है, जो कि अच्छी बात है। मतलब 100 रुपीज का रेवेन्यू है तो कंपनी का इंटरेस्ट टैक्स से पहले कंपनी 21.2 कमा रही है, और ये जितना बढ़ता रहे वो अच्छा है। और मार्जिन उनके अभी फिलहाल 20 से 22% का बीच में उनका कहने का है, यहाँ कोई शॉक ना आए तो अच्छी बात है। तो जब रिजल्ट्स आएंगे तो क्या देखना है, Q1 क्या परफॉर्मेंस है, मैक्रो देखना है कि क्या उनको ऑर्डर्स जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं या नहीं। फिर मार्जिन्स में कुछ शॉक तो नहीं आ गया है, 20 से 22% कहा है, मार्जिन उसी के रेंज में है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाए तो और अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट है गाइडेंस, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, क्या गाइडेंस उन्होंने 2.5% मैक्सिमम कहा था। अब यहां पर अगर डाउनग्रेड वो करते हैं तो शायद परफॉर्मेंस लास्ट ईयर जैसे ही रहे, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं रहे, लेकिन अगर वहां अपग्रेड अगर वो करते हैं तो फिर बिल्कुल पॉजिटिव जो है बिजनेस के लिए हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपने अपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।